आज का हमारा टॉपिक है तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम। तो आज थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन बनाकर पढ़ते हैं। प्रीवियस वीडियो से टॉप पूरी तरह अलग होगा। तो पहला प्रश्न है कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो तत्वों के परमाणुओं में उपस्थित विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की वितरण या व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। यानी कोई भी एलिमेंट है, उसमें एटम हो गए और उसमें जो कक्षक है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे रखे गए हैं उसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम कौन कौन से हैं, केवल उनके नाम लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा। तो पहला है ओब्बो नियम, उसके बाद है N+L नियम, पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम और अर्धपूरित एवं पूर्ण भरित यानी आधे भरे हुए और पूर्ण भरे हुए कक्षकों का नियम। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओब्बो का नियम क्या है। ओब्बो का नियम क्या है इसमें देखते हैं। तो ओब्बो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण होना, और कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भराव इसके अंदर बताते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ओब्बो नियम बताता है। और ये नियम कहता है कि सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक या ऑर्बिटल भरे जाएंगे और उसके बाद अधिक ऊर्जा वाले। ठीक है। जिसकी एनर्जी कम होगी वो पहले भरे जाएंगे और जिसकी ज़्यादा होगी वो बाद में भरे जाएंगे। ये इतना सा है, इसी के अंदर सारे नियम आते हैं, लेकिन हमने क्वेश्चन बना कर किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है N+L नियम क्या है, समझाइए। तो ओब्बो नियम था इलेक्ट्रॉन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन, वो कहता था कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में भरे जाएंगे। यह ओब्बो नियम था, हमने पढ़ा। ठीक है। तो कौन से ऑर्बिटल की ऊर्जा कितनी होगी इसका निर्धारण N+L नियम से किया जाता है। और जिस कक्षक के लिए N+L का मान कम होगा वो पहले भरा जाएगा। N यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और L है एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर, जिसे कोणीय क्वांटम संख्या या दिग्गजीय क्वांटम संख्या भी कहते हैं। N+L दोनों की वैल्यू जोड़ लो, जिसके लिए कम आएगी वो पहले भरा जाएगा। ये नियम है N+L। लेकिन अब क्या है कि मान लें कि दो कक्षक जिसके लिए N+N का मान सब बराबर हो तो क्या करेंगे, तो तब वो कक्षक पहले भरा जाएगा जिसमें N का मान कम हो। ठीक है। अब देखते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं 4s व 3d है। इनके लिए N 4s में 4 हो गया N का मान और L का मान हो गया 0। तो N+L का मान जो 4s के लिए वो तो हो गया 4, और 3d में 3 हो गया N का मान और L का मान हो गया 2। N+L वैल्यू गई 5। तो 4s कक्षक पहले भरा जाएगा जबकि 3d बाद में, क्योंकि 3d के लिए N+L का मान ज़्यादा है। दूसरा इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर दोनों बराबर हो तो क्या करें। जैसे 4p और 3d में, 4p में N+L 4+1 बराबर 5 होता है, और 3d में क्या होता है 3+2, 3 N का मान L का मान 2, तो 5 5 दोनों की वैल्यू हो गई N+N की L की। N+L वैल्यू 5 हो गई। लेकिन हम N की वैल्यू देखते हैं। 4p में क्या है, 4p में 4 है और 3d में 3 है। तो N का मान 3d के लिए 3 जबकि 4p के लिए क्या है 4, अतः 3d कक्षक पहले भरा जाएगा। सबसे पहले 1s कक्षक भरा जाएगा, उसके बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, और 4s के बाद कौन सा भरा जाएगा 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, उसके बाद 4up, 5d, 6p, 7s। हम N और L के मान निकाल कर देख लेंगे कौन उसी के अकॉर्डिंग ये रीअरेंज किए गए लिखे गए हैं। उसके बाद 5f, और 5f के बाद में कौन सा आएगा 6d और 7p। अब इन्हें याद करना थोड़ा मुश्किल है, या तो हम N+L की जो वैल्यू है वो निकाल कर हम लिख सकते हैं। दूसरा इसका तरीका मैं छोटा सा बता देता हूँ। जैसे कि 1s है, 1s अकेला ये सबसे पहले आ जाएगा। 2s के बाद 2p आता है, कोई दिक्कत नहीं है, और 3s के बाद 3p आता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4s है और इधर हम लिखेंगे 4p, तो इन दोनों के बीच 3d आएगा, ये याद रखना है। पहली लाइन ये याद रखनी है, 4s और 4p के बीच आएगा 3d। फिर हम देखेंगे 5, इसी तरह 5s और 5p के बीच आएगा 4d। ठीक है। नेक्स्ट है कि 6s और 6p के बीच कौन कौन आएगा, ये हम देखेंगे। 6s और 6p के बीच कौन आएगा, 6s के तुरंत बाद आएगा 4up, फिर 5d और फिर 6p। इसी तरह इधर 7s लिख लेंगे और 7p लिख लेंगे। यहाँ पर 4p है, 4p की इसकी सीध में आ गया 5p, 5d की सीध में 6d, यानी 7s के बीच में कौन कौन आएंगे 7s और 7p के बीच में 5up और 4d। 6s और 6p के बीच में कौन आएंगे 4up और 5d, और 5s और 5p के बीच कौन आएगा 4d, और 4s और 4p के बीच 3d आएगा। तो ये 4 लाइन आप ऐसे लिख कर याद कर सकते हैं। ये 4 दिक्कत देते हैं और बाकी का कोई वो नहीं है। ये 4 सेंटेंस आप याद कर ले, तो ये N+L नियम हो गया। अब पाउली का अपवर्जन नियम क्या है, इसको समझाइए। तो किसी परमाणु का किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या होती है, उसका
मान एक जैसा नहीं हो सकता। और दो इलेक्ट्रॉनों की तीन क्वांटम संख्याओं के मान समान है तो उनका चक्रण विपरीत हो जाएगा। यानी चारों क्वांटम संख्या का दो इलेक्ट्रॉन के लिए एक परमाणु है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसकी चारों क्वांटम संख्या क्वांटम नंबर से उनका मान समान नहीं होगा। मान लेते हैं कि तीन क्वांटम नंबर समान हो गए तो चौथी क्या होगा, चौथी होती है स्पिन क्वांटम नंबर, जो +1/2 और -1/2 होती है, उनका चक्रण ऐसे विपरीत हो जाएगा। अतः इस नियमानुसार एक कक्षक में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन होंगे और उनका चक्रण विपरीत होगा, यानी स्पिन उल्टा हो जाएगा। जैसे कि या ऐसे शो कर सकते हैं, ऐसे ये भी सही है और ऐसे शो कर ये भी सही है, जैसा इसमें दिखा रखा है पहले में, लेकिन ये गलत है। अगर हम ऐसे शो करें दोनों को, इनका स्पिन एक ही दिशा में हो तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे हीलियम है, हीलियम की चारों क्वांटम संख्याओं के मान किस प्रकार होंगे, इसके तीन क्वांटम संख्या के मान समान है। हीलियम में कितने, दो इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान 1 है, l का 0 है, m का भी 0 है। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान 1, l का मान 0 और m का मान भी 0 है। n m l तीन क्वांटम नंबर सेम हो गई तो चौथी क्या होगी, s एक तो +1/2 हो जाएगी, दूसरी इसका विपरीत हो जाएगी -1/2, स्पिन क्वांटम नंबर इसकी अलग हो गई, ठीक है। अब हुंड की बहुलकता का नियम क्या है, या हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम क्या है, इसको समझाइए, अगला क्वेश्चन है। तो ये इस नियम देखते हैं, इसके अंदर क्या है। यदि समान ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल वाले खाली कक्षक हमारे पास है, उपलब्ध है, तो इलेक्ट्रॉन पहले खाली कक्षक में जाएगा। वाले खाली कक्षक हमारे पास उपलब्ध है तो इलेक्ट्रॉन पहले खाली कक्षक में जाएगा, यानी जितने भी खाली कक्षक है उनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, ठीक है, कक्षक में जाएगा और समान ऊर्जा वाले सारे कक्षक एक एक इलेक्ट्रॉन से भरे जाएंगे। और जब सारे भर गए उसके बाद क्या होगा, विपरीत चक्रण वाला इलेक्ट्रॉन आएगा और उनका युग्मन यानी कपलिंग हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये। जैसे कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है, लेकिन 2px2 में दो भर दिए, ठीक है। 2px2 के अंदर हमने क्या किया, दो भर दिए, 2py और 2pz खाली छोड़ दिया, तो ऐसे नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, 2px है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन गया है, एक गया, तो कार्बन में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2pz इसके अंदर खाली है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का क्या होगा, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0, ठीक है। इसी तरह नाइट्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px2 2py1 नहीं होता, इसका होता है 1s2 2s2 2px 2px1 2py1 और 2pz1, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। जैसे कि एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये p तीन कक्षक होते हैं, जैसे 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले ये 3 भरे जाएंगे। अगर अब चौथा इलेक्ट्रॉन होगा तो वो इसमें आएगा, पांचवा होगा तो इसमें आएगा और छठा होगा तो इसमें आएगा, तो इस तरह एक एक जाएंगे, फिर दोबारा ये उल्टी स्पिन्स आएंगे और ये इनका कपलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये नियम है और इस नियम के अनुसार आधे भरे हुए हैं, जैसे P3 है, D5 है, F7 और पूरे भरे हुए P6, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो P में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एक एक भरेंगे तो D5 कक्षक है, D5 हो जाएगा, F7 हो जाएगा। और ये युग्मन या कपलिंग कर ले तो P6 D10 F14 होते हैं आंशिक भरे हुए, जैसे D7 हो गया, F9 हो गया, P4 या P5 हो गया। उनकी तुलना में इनका स्थायित्व ज़्यादा होता है क्योंकि इनमें सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है, सिमेट्री के कारण ये स्थायी होते हैं। और एक ही कक्षक में होने के कारण S कक्षक पर यह नियम लागू नहीं होता। अगर हम अकेले S की बात करें तो ये लागू नहीं होगा, S के साथ कोई दूसरा भी कक्षक आएगा, जैसे 3D आ गया और फिर 4s खाली रहेगा तो स्थायित्व प्रदान करेगा, लेकिन हम सिर्फ अकेले S कक्षक की बात करें तो ये नियम लागू नहीं होगा। नेक्स्ट चीज़ है, भरते टाइम भरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या एक से ज़्यादा होनी चाहिए वरना ये नियम लागू नहीं होगा। जैसे P1 है तो P1 में तो एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, P1 हो गया, D1 हो गया या F1 होगा, तो वहाँ ये नियम लागू नहीं होगा। P3 P4 ऐसे होने चाहिए, और S कक्षक अकेला तो उसमें ये नियम लागू नहीं होगा। S के साथ कोई 3D 4D या जो भी है वो होना चाहिए, तो D कक्षक हो, P कक्षक हो, जो भी हो S के साथ, तो ये फिर आधा भरा हुआ S कक्षक को उसको भी स्थायित्व प्रदान करता है। लास्ट टॉपिक है हमारा कि अर्धपूर्ण व पूर्ण भरे हुए उपकोषकों के स्थायित्व से आप क्या समझते हैं, उचित उदाहरण देकर समझाइए। तो ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके हम देखते हैं कि इस नियम का कथन है कि आंशिक रूप से भरे कक्षकों की तुलना में आधे भरे हुए, आंशिक यानी कि जैसे कि P के तीन कक्षक होते हैं, तो अगर P3 है या P6 है, P3 यानी आधे भरे हुए, P6 यानी P कक्षक पूरे भरे हुए, तो स्थायी अधिक होंगे। आंशिक का मतलब ये तो हो गया अर्ध भरे हुए या पूरे भरे हुए। P3 है तो आधा भरा हुआ है, P6 है तो पूरा भरा हुआ है।
लेकिन P4 हो जाए, P5 आ जाए तो वो थोड़े अस्थायी हो जाएंगे, जबकि P3 और P6 वाले, D5, D10 वाले, F7 और F14 वाले ये ज़्यादा स्थायी हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है कि आधे भरे हुए या पूरे भरे हुए स्थायी होते हैं? तो इसके दो कारण हैं, यानी इसके दो कारण है। क्यों? यदि कोई कक्षक आधा या पूरा भरा होता है, या तो आधा जैसे कि P3 या D5, तो इसका मतलब है कि उसमें समान ऊर्जा वाले समस्त कक्षों में इलेक्ट्रॉन का वितरण सममित है। यानी कि जब या तो आधा भरा हुआ है या पूरा भरा, तो इसमें सममिति पाई जाती है, सिमेट्री पाई जाती है, जो इसे स्थायित्व प्रदान करती है। जबकि आंशिक भरे हुए जो कक्षक होते हैं वो असममित होते हैं, अनसिमेट्रिक होते हैं, जो कम स्थायी होते हैं। दूसरा है विनिमय ऊर्जा। एक परमाणु में विद्यमान समान ऊर्जा वाले कक्षकों के बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है और इस प्रोसेस में ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे विनिमय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कोई भी एक परमाणु में समान ऊर्जा के कक्ष है, उनके बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। जैसे ये P3 मान लेते हैं, इसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इधर वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए, ये इधर आ जाए, इधर आ जाए, तो ये आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है इलेक्ट्रॉन। इससे क्या है कि एक ऊर्जा मुक्त होती है हल्की सी, काफ़ी कम मात्रा में, उसे विनिमय ऊर्जा कहते हैं। और कक्षों में जब ये आधे भरे हुए या पूरे भरे हुए हो, तो विनिमय ऊर्जा का मान क्या होता है? ज़्यादा होता है, जो इन्हें स्थायित्व प्रदान करता है। इसकी बजाय कि जैसे कि P4 हो गया, P5 हो गया, D6 हो गया, D7 हो गया, आंशिक भरे हुए हैं, तब ये स्थायित्व कम होता है, क्योंकि उस टाइम ये विनिमय या एक्सचेंज एनर्जी का मान कम होगा। ये भी आधे भरे हुए और पूरे भरे हुए कक्षकों को स्थायी प्रदान करती है, इसलिए स्थायी होते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑर्गन 3d4 4s2 न होकर के क्या होता है? ऑर्गन 3d5 4s1 होता है। क्यों होता है? 3d5 यानी 3d में अर्धपूर्ण कक्षक है, यानी कि 3d में एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया, D5 विन्यास है, और 4s अकेले का कोई वैल्यू नहीं है, मैंने पहले ही कहा था s की, लेकिन ये 3d के साथ हो गया, तो ये भी अर्धपूरित है और अर्धपूरित है, ना अर्ध भरे हुए, आधे भरे हुए 3d और 4s कक्षक के कारण ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी है। इसलिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऑर्गन, यानी 18 तक हो गया ऑर्गन 3d5 4s1 होता है, जबकि 3d4 4s2 में क्या होता है कि ये अस्थायी होता है। ठीक है, इसी तरह कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑर्गन 3d9 4s2, वो गलत हो जाएगा, 3d10 4s1 से होगा, क्योंकि 3d10 अगर है तो हम दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये पूरा भरा हुआ 3d हो गया, इसके साथ आधा भरा हुआ 4s हो गया, ये दोनों क्या करेंगे कि स्थायित्व प्रदान करते हैं, इसलिए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 3d10 4s1 होता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी है एलिमेंट उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे किस तरह लिखा जाता है, एक से लेकर जितने भी है, वो लास्ट वीडियो का इस चैप्टर का। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये रूल थे जो मैंने अब की बार क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश की है।